हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का 9th चैप्टर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जो क्षेत्रीय संस्कृतियां थी उनका निर्माण कैसे होना शुरू हुआ था। तो हमने देखा था सबसे पीछे जब जो भी मतलब ईश्वर से अनुराग की तरफ मतलब ईश्वर के लोग ईश्वर के प्रति कैसे आकर्षित होने लगे, कैसे वो अपने अलग अलग धार्मिक आंदोलन चले। अब उसके बाद जो है संस्कृतियाँ मतलब अलग अलग जो संस्कृतियाँ थी उनका निर्माण हो रहा था। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ये हमने देखते हैं कि जो हम लोगों का वर्गीकरण करते हैं मतलब वर्णन करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, उनकी बोल चाल के भाषा से उन्हें हम परिभाषित कर देते हैं। जब हम किसी तमिल व्यक्ति को या उड़िया मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं, किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, इसका मतलब होता है कि वो तमिल या उड़िया भाषा बोलता है। भाषा के आधार पर जैसे पंजाब में रहने वाले पंजाबी, बिहार में जो बिहारी भाषा बोलते हैं उसको बिहारी, या कुछ भी है ना, अलग अलग जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जैसे गुजरात वाले गुजराती। तो इसी तरह हम उनका ऐसे नाम परिभाषित कर देते हैं। तो इसी तरह हम हर क्षेत्र को कुछ खास किस्म के जैसे भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला से जोड़ते हैं। मतलब कि हर एक क्षेत्र की अपनी अलग अलग भोजन होते हैं, वस्त्र होते हैं उनके पहनने के, काव्य होते हैं मतलब जो संगीत वगैरह रचने की, जो उनकी कविताएं रचने की होती हैं, ठीक है, और नृत्य, संगीत, तो सभी अलग अलग तरह के हर क्षेत्र में डिफरेंट पाए जाते हैं। कभी कभी इन असीमताओं को मानकर हम चलते हैं और सोचते हैं कि युगों युगांतरों से अस्तित्व में है। फिर हमें ऐसे लगता है कि जैसे शुरुआत से ही मतलब बहुत समय पहले से ये ऐसे चले आ रहा है, परंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने की समय की भूमिका रही है। मतलब अलग अलग समय पर ये चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं। ऐसा नहीं हम मान सकते कि एक ही समय पर इन सभी संस्कृतियों का उदय हो गया था, जिन्हें आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियां कहते हैं। समय के साथ साथ वो बदली हैं, आज भी लगातार बदलती जा रही हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया में क्या हुआ था, स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के बाकी भागों के विचारों के आदान प्रदान, मतलब जो स्थानीय परंपरा थी, जो अलग अलग क्षेत्र में लोग रहते थे, उनके जो विचार आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान हुए। उसके अलावा उपमहाद्वीप के और जितने भी भाग थे, सभी के विचार एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहे। तो इसी तरह फिर एक दूसरे को संपन्न बनाया गया है। कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों की समान प्रतीत होती हैं। इसके अलावा कुछ और भी परंपराएं हैं, खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकली हैं, परंतु क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। अब देखिए चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ। भाषा और क्षेत्र के बीच बहुत गहरा संबंध होता है। जैसे महोदयापुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है, जो कि आज के केरल राज्य का हिस्सा है। तो ये महोदयापुरम का जो चेर राज्य है आज केरल राज्य का हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था इसको। मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था। इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के जो सरकारी अभिलेख हैं, मतलब जो उन्होंने अपने अभिलेख लिखवाए थे, उनमें किया जाने लगा। और किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण था ये तमिल भाषा, मलयालम भाषा का मतलब यूज़, इसका प्रयोग होना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मलयालम भाषा में जो एक अभिलेख रचा हुआ है, ये मलयालम भाषा लिखी हुई है इस पर। साथ ही क्या हुआ, जो चेर लोग थे उनकी जो संस्कृति की परंपराएं थी, उन्होंने भी उससे भी बहुत कुछ ग्रहण किया था। जो केरल का मंदिर है रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित थी। मतलब कि बाकी भाषाओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी में बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का जो ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र का है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। यह दो भाषाएं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। जो मणिप्रवालम शब्द है उसमें अर्थ होता है कि हीरा और मूंगा, और दो भाषाओं का इसमें यूज़ दिखता है। अब देखिए शासक और धार्मिक परंपराएं कैसी थी। जगन्नाथी संप्रदाय जो है,
बाकी क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित होती गई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? पुरी, उड़ीसा और जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालक, जो कि विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की जो प्रतिमा है स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे ये अर्थ निकलता है कि जगन्नाथ एक स्थानीय देवता थे जिन्होंने आगे चलकर विष्णु का रूप धारण कर लिया था, या जिन्होंने आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया था। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा थे अनंत वर्मन। उन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया था। तो इसी तरह जो स्थानीय देवता थे उनका भी रूप मतलब टाइम के साथ बदलने लगा। यहाँ पर आप देख सकते ये है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो इसमें आप देख सकते सबसे पहले बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ। बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ, तो ये उनकी मूर्तियाँ मतलब प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। ये पांडुलिपि के ऊपर बनी हुई हैं। जैसे जैसे मंदिरों को तीर्थ स्थल बनाया जाने लगा, यानी कि तीर्थ यात्रा के रूप में महत्व मिला, सामाजिक राजनीतिक मामलों में भी इनकी जो सत्ता थी वो बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता था, जैसे कि मुगल, मराठे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने अपना इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। वे सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से लोगों में उनका जो विश्वास है ना वो स्वीकार्य हो जाएगा। मतलब कि जो भी मुगल शासक या कोई भी जो शासक होता था, उन्होंने जब मंदिरों को आक्रमण करना शुरू कर दिया, क्योंकि मंदिरों का महत्व बढ़ता जा रहा था लोगों के लिए, तो उन्होंने लोगों को जीतने के लिए मंदिरों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया कि अगर हम मंदिर को अपने नियंत्रण में लेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जनता, वो हमारा शासन स्वीकार कर लेगी। अब देखिए इसके बाद आते हैं राजपूत और शूरवीरता की जो परंपराएं हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहाँ पर आज का कौन सा राजस्थान हिस्सा है, वहाँ पर स्थित है राजपूताना कहते हैं। तो राजस्थान के हिस्से को आज भी राजपूताना कहा जाता है। इससे ये पता चलता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ पर केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहते थे। लेकिन ये बात आंशिक रूप से सत्य है। ऐसे अनेक समूह हैं और आज भी हैं जो कि उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा और लोग भी रहते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति है वो प्रदान की है। मतलब कि जो राजस्थान है राजपूतानों की वजह से जाना जाता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि किसी विशेष समुदाय के द्वारा जो महत्व दिया गया है, उससे आज राजस्थान को महत्व मिलता है। ये सांस्कृतिक जो परंपराएं थी, उन वहाँ के जो शासक होते थे उनके आदर्श अभिलाषाओं से जुड़ी होती थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा था। पृथ्वीराज चौहान हमने देखा, वो भी राजपूत थे। ये ऐसे शासक मतलब ऐसे जो शूरवीर थे जिनके आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहुत बहादुरी से लड़के मृत्यु को स्वीकार किया मगर पीठ नहीं दिखाई थी। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो भी एक बहुत ही बहादुर शासक थे। यहाँ पर आप देख सकते ये है जगन्नाथ मंदिर पुरी में, जो है उड़ीसा की पुरी में, ये है जगन्नाथ मंदिर। जब इन पर शासकों ने कंट्रोल किया तो लोगों ने मतलब उनको लगा कि लोग अब हमारा जो शासन उसको स्वीकार कर लेंगे। यहाँ ये देखिए बीकानेर के राजकुमार सिंह है, राज सिंह हैं, ये पिक्चर बनी हुई उनकी। जो राजपूत शूरवीर होते हैं उनकी कहानियाँ काव्यों और गीतों में सुरक्षित है। मतलब आपने शायद कभी ध्यान दिया हो तो पहले एक सीरियल भी आया करता था पृथ्वीराज चौहान। तो इट मीन्स कि उनकी जो भी कहानियाँ थी ये किसी न किसी माध्यम से सुरक्षित रखी गई हैं। विशेष रूप से प्रशिक्षित चरण भाटों द्वारा ये गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे। मतलब काव्य और गीत के माध्यम से किसी भी संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सकता है और उनसे ये आशा की जाती थी कि और लोगों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। साधारण लोग भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियां और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध, प्रबल संवेगों का चित्रण किया जाता था।
अब देखिए स्त्रियों का स्थान मतलब कैसा था इन कहानियों में। कभी कभी झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है स्त्रियों को भी, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा करने के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं ये भी चित्रित किया गया कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। सती प्रथा यानी कि विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान देना होता था। मतलब कि अपने पति के लिए पत्नियां क्या करती थी, चिता में कूद जाती थी। तो ऐसा भी कहानियों में उल्लेख मिलता है। हालांकि वो सती प्रथा जबरदस्ती चल रही थी। अब देखिए इस क्षेत्र में है मतलब ये वही क्षेत्र है जिनकी संस्कृतियों की हम बात करेंगे। हमने राजस्थान का एरिया देखा, इधर उड़ीसा का जो देखा हमने, ठीक है। तो ये यूपी उत्तर प्रदेश वाला है, पश्चिम बंगाल के इधर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। तो इन सभी की अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ थी। यहाँ पर जब हम मलयालम देखा, मतलब केरल राज्य में जो मलयालम भाषा का विकास हुआ था यहाँ से हुआ था, ठीक है। जो सती प्रथा थी वो हालांकि मतलब स्त्रियां, ऐसा भी माना जाता है उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती थी। स्त्रियां अपनी मर्जी से सती नहीं होती थी। लेकिन फिर भी क्या है कि कहीं जगह पर ऐसा मिलता है कि उनको मतलब जो पत्नियां होती थी अपने पति की बहादुरी के लिए ये बलिदान देती थी। अब देखिए क्षेत्रीय सीमांतों से परे एक जो कथक नृत्य, मतलब नृत्य कथक की जो संस्कृति है नृत्य की, वो कैसे डेवलप हुई, मतलब वो कैसे उसका उदय हुआ। शूरवीरता की जो परंपराएं हैं वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न रूपों में मिली हैं। नृत्य का एक रूप है कथक, ठीक है। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक का शब्द होता है कथा, जिसका प्रयोग क्या होता है संस्कृत और अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कि कहानी सुनाने वालों की एक जाति होती थी। ये कथाकार अपने हाव भाव और संगीत से कथा वाचन करते थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन हुआ, उसके साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। देखा आपने, जैसे पहले ये सिर्फ हाव भाव से एक कथा सुनाने का तरीका होता था, परंपरा थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे जो भक्ति आंदोलन होते शुरू हुए तो उसके साथ ही कथक एक नृत्य शैली बन चुका था। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता है। रासलीला में लोग क्या करते थे, नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाह और उनके जो अभिजात के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में भी किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपनी वर्तमान अभिलेखन अर्जित किए। मतलब कि जो आज हम इसका रूप देखते हैं वो मुगल दरबार से शुरू हुआ था, एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित होता गया। फिर ये दो परंपरा अर्थात घरानों और में फला फूला। राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में दो घरानों में फैला था। राजस्थान का जो जयपुर का राज दरबार है और फिर लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब जो हैं वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में यह प्रमुख कला रूप में उभरा था। 1850 से 75 के दौरान ये नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं था, बल्कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, उनके सभी निकटवर्ती इलाकों में भी ये फैल चुका था। ये पक्के तौर पर संस्थापित हो चुका था। आप यहाँ पर मूर्ति मतलब चित्र देख सकते हैं। नृत्य की ये एक कक्षा है, लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो का, उस पर ये बनी हुई है मूर्तियाँ। तो आप देख सकते हैं नृत्य में कुछ ऐसे हाव भाव होते हैं लोगों को। इनकी जो प्रस्तुति की जाती है उसमें विशिष्ट दूत्र पद संचालन, उत्तम वेशभूषा, मतलब उनके कपड़े बहुत अलग तरह के पहने जाते हैं, बहुत अच्छे। कहानियों के प्रस्तुतिकरण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, मतलब इस गीत के माध्यम से कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। अनेक और सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया था। फिर भी ये जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई थी। स्वतंत्रता के बाद मतलब जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें इसे मान्यता मिली। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, शास्त्रीय नृत्य ऐसा माना जाता है कि जिसका विषय धार्मिक हो,
क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों से लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, अथवा यह इसलिए शास्त्रीय है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो नियम इसके लिए बने हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग ही इसको प्रस्तुत किया जाएगा तभी उसको शास्त्रीय नृत्य कहा जाएगा। नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित प्रस्तुत किया जाता है, उसमें विभिन्नताओं को भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। मतलब कि जो अलग अलग क्षेत्रों की जो विभिन्नताएं या और किसी भी परंपराओं की विभिन्नता है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से जो शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, जिसको प्रॉपर नियमों के साथ, जो नियम उसके लिए बने हैं उसके साथ ही उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। ये भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया विशिष्टताएं पाई जाती हैं, जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यदि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी हमेशा सही नहीं होता है। एक और नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, मतलब शास्त्रीय नृत्य और कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथकली केरल में है, उड़ीसी उड़ीसा में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी मणिपुर में है। तो ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। इनके नृत्य करने के जो भी रूल रेगुलेशंस, जो भी नियम बने हुए हैं, उन नियमों के अकॉर्डिंग ही इन्हें प्रस्तुत किया जाता है। नियम में ये भी होता है कि एक बहुत अच्छी सी पोशाक पहनकर, मतलब जो भी पहरावे का तरीका होता है उसको भी फॉलो करना होता है। तो आप ये देख सकते हैं, एक दरबारी का चित्र है, ये नृत्य करती हुई स्त्रियाँ हैं। अब देखिए चित्रकला कैसे विकसित हुई, लघु चित्रों की परंपरा कहाँ से हुई। मतलब एक और परंपरा थी जो कई रीतियों से निकली थी, वह थी लघु चित्र की परंपरा। लघु चित्र मतलब छोटे आकार के चित्र जिन्हें आमतौर पर जल रंगे कपड़े या कागज़ पर बनाया जाता है। प्राचीन लघु चित्र जो ताल पत्र लकड़ी की जो तख्तियों पर बनाए जाते थे, इनमें सबसे सुंदर चित्र जो कि पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों के उस चित्र बनाने के लिए यूज़ किया गया था। मुगल बादशाह अकबर जहांगीर शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया और प्राथमिक रूप से इतिहास काव्यों की पांडुलिपियों को चित्रित करते थे। पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू भी चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान होता था। कुछ गिने चुने लोग बादशाह और घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ जब, तो अनेक जो चित्रकार थे दरबार छोड़कर चले गए और बाकी जो मतलब नए दरबार उभर रहे थे उनमें चले गए थे। मुगलों की जो कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार, राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को भी प्रभावित किया था, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी जो विशेषताएं थी उनको सुरक्षित रखा और उनका भी विकास किया गया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और उनके जो दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे थे। मतलब कि मुगलों से उदाहरणें लेकर उन्होंने जो शासक कोई भी होते थे उनके दरबार के चित्र बनाए जाने लगे। इनके साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में भी पौराणिक कथा और काव्यों के विषय का चित्र जारी रहा था। ऐसा ही एक और क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की जो तलहटी का क्षेत्र था। ये देख सकते हैं आप, ये है एक शिकार के दौरान आराम करते हुए जो अकबर के जो भी अकबर अकबर हैं ये मतलब ये अकबर का चित्र है। शिकार के दौरान ये आराम कर रहा है। ये एक लघु चित्र है। जो आधुनिक जो हिमाचल प्रदेश है उसके हिमालय का जो तलहटी का इलाका है वो भी इसका एक उदाहरण है। जब 17वीं शताब्दी हुई उसके बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण भावपूर्ण शैली का विकास हुआ जिसे बसौली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वो थी भानुदत्त की रस मंजरी। तो एक पुस्तक रची गई थी लघु चित्रों की। 1739 में नादिर शाह आक्रमण करता है और दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लेता है। मुगल कलाकार मैदानी इलाके अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ भाग जाते हैं। ये है चित्र राधा और उसकी जो सखियां हैं। ये पहाड़ी लघु चित्र है कांगड़ा का, आप देख सकते हैं वहाँ की शैली से प्रेरित है। वहाँ पर जब वो भाग गए तो उन्हें जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले जिसके फलस्वरूप जो
कांगड़ा की चित्रशैली थी वो विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के बीच तक क्या हुआ, कांगड़ा के जो कलाकार थे उन्होंने एक नई शैली विकसित कर ली, जिन्हें लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की जो वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया। विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। उसके बाद साधारण स्त्री पुरुष क्या करते थे, बर्तन, दीवार, कपड़े, फर्श आदि अपनी कलाकृतियों पर चित्र बनाते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत जो लघु चित्र होते राजमहलों में सावधानी पूर्वक बहुत संभाल कर रखे जाते थे, जिससे वो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे। अब देखिए बंगाल। तो बंगाल में जो क्षेत्रीय भाषा का विकास कैसे हुआ, हम क्या करते हैं अक्सर क्षेत्रों को उसके वहाँ की जो भाषा है उसके नाम पर हम देखते हैं, वहाँ जो भाषा बोली जाती है उससे हम परिभाषित करते हैं। इसीलिए मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बांग्ला ही बोलते थे, किंतु ये बात दिलचस्प है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। शुरुआत के जो अध्ययन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन हुआ उससे पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो इसका मतलब इस भाषा का उद्भव कैसे हुआ, तो ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच जो वाणिज्य व्यापारिक संबंध थे वो स्थापित होने लगे, जिसके कारण संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशी शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और जो वहाँ के ब्राह्मण थे उनको बसाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषीय तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल होते गए। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूनसांग ने ये पाया कि बंगाल में सवर्त संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। जब किसी क्षेत्र के वाणिज्य या व्यापारिक संबंध दूसरे क्षेत्र से होते थे तो उनकी जो संस्कृतियाँ होती थी वो उनका आदान प्रदान होता था। तो जो हम बंगाल में देखते हैं संस्कृत भाषा का थोड़ा बहुत जो हमें टच मिलता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि संस्कृत जो है जो बांग्ला भाषा है वो संस्कृत से उपजी है। लेकिन ये ऐसा कब हुआ, मतलब जब बिहार के साथ उनके वाणिज्य संबंध जुड़ रहे थे। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक और क्षेत्रीय राज्य का उद्भव होता है। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासक रहा, जो कि दिल्ली में स्थित शासकों से आज़ाद थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे फिर सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्य भाषा द्वारा एकबद्ध होता गया। ये साहित्य भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाषा की भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे यह पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यदि बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ, पर यह अपने क्रम विकास की ओर अवस्थाओं से गुजरी। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल भंडार जो जनजातीय भाषाएं जैसे कि फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ था, जो हम आज बंगाली का रूप देखते हैं उसका एक हिस्सा बन गया था। ये मतलब संस्कृत भाषा बंगाली भाषा का एक हिस्सा बन गया था। जो बंगाली के जो शुरुआती के साहित्य हैं दो श्रेणियों में हैं। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है तो दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य मिलते हैं और भक्ति साहित्य जैसे कि गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ मिलती हैं। तो दूसरी श्रेणी में साहित्य शामिल है नाथ साहित्य जैसे कि मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा, उससे संबंधित कहानियाँ, कथाएं, लोक कथा और गाथा गीत जो होते हैं वो शामिल हैं इसमें। अब देखिए मैनामती, गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर क्या है। नाथ लोग जो थे सन्यासी होते थे और तरह तरह की क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो कि अक्सर अभिनीत किया जाता है, ये बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर की मूर्ति के रूप में की जाती थी। धर्म ठाकुर की पूजा। तो जो पहली श्रेणी के ग्रंथ हैं उनका काल निर्णय करना अपेक्षा सरल है, क्योंकि एक ऐसी पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें
ये मिलता है कि उनकी जो रचना है 15वीं शताब्दी से उत्तरार्ध की 18वीं शताब्दी के मध्य के बीच की गई थी, मतलब 15वीं और 18वीं शताब्दी के बीच हुई थी। दूसरी श्रेणी की जो कृतियाँ हैं, रचनाएं मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय मतलब उनका समय का पता लगाना अभी तक संभव नहीं है। खास तौर पर वो पूर्वी बंगाल में काफ़ी लोकप्रिय थी, जहाँ पर ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता था। इसके बाद आते पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी में फिर क्या हुआ, लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर बंगाल के जो जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू किया। जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ते गए, जंगलों को साफ किया, भूमि में धान की खेती की और स्थानीय मछुआरे मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग अक्सर जनजातीय थे आदिवासी किसानों के नए समुदायों से मिलते गए। इन्हीं दिनों पर बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण हो जाता है, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में ढाका में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे। इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में ये काम आती थी। धर्म परिवर्तन में शुरुआत में बाहर से आकर यहाँ पर लोग बसने लगे और अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था या आश्वासन चाहते थे। ये सुविधाएं जो थी, आश्वासन उन्हें समुदाय के नेता देते थे। ये नेता शिक्षकों और निर्णायक की भूमिका निभाते थे। कभी कभी ऐसा माना जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ, चमत्कारी स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। मतलब जो समुदाय के नेता थे उन्हें फिर पीर का दर्जा दिया जाने लगा। पीर कौन होते हैं? पीर एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक, मतलब जो हमें रास्ता दिखाता है। इस पीर श्रेणी में संत, सूफी और भी धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, दैवत्व प्राप्त सैनिक, योद्धा, विभिन्न हिंदू, बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीव आत्माएं भी शामिल होती थीं। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय इनकी मज़ारें बंगाल में पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले जो वर्ष थे उसमें मंदिर बनाने का दौर शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी में ये ख़त्म हो गया था। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली होते थे। इनके माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। बंगाल में साधारण ईंटें, मिट्टी, गारे से अनेक मंदिर बनाए गए। निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, तेली यानी कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की जो व्यापारी कंपनियां जब आती, उनके आ जाने से नए आर्थिक अवसर मिले। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों का निर्माण के माध्यम से अपनी जो प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब उनके पास पैसा आता गया, जब स्थानीय देवी देवता जो कि पहले गाँव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, उनको ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी अब मंदिरों में मूर्तियां बनाई जाने लगी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र नंबर 11, ये है मतलब बाएं की तरफ एक 2 चाला छप्परदार ये झोंपड़ा था। तो यहाँ पर पहले पूजा वगैरह मंदिर पहले ऐसे होते थे, लेकिन जब मतलब अंग्रेज आ जाते हैं तो तब उन्हें उनका जो आर्थिक विकास होता है तो उससे एक ये मंदिर बना, ये देख सकते चौचाला मंदिर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर में ये जो मतलब मूर्ति कला बनाई गई है, ये है गोपियों के साथ कृष्ण है। ये श्यामपुर मंदिर से पक्की मिट्टी से एक पटिया विष्णुपुर बना हुआ है, मतलब ठीक है। ये एक पूरी ऐसे पट्टी तैयार की, इसमें पूरे कृष्ण का जो उसकी कहानी को प्रस्तुत किया गया है। जो मंदिर बनाए गए थे छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 चाला या चौचाला ही होती थी। इनके कारण मंदिरों की जो स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का अनुभव होता है। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी कि 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतों पर दीवारें रखी जाती थी और त्रियक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों और मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थीं। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। मछली भोजन के रूप में धीरे धीरे यूज़ होने लगी।
जब हम भोजन संबंधी आते देखते हैं तो आमतौर पर जो स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थ थे वहाँ पर लोग निर्भर करते थे भोजन के लिए। बंगाल एक नदीय मैदान है, वहाँ पर मतलब नदियाँ काफ़ी बहती हैं जहाँ पर मछली और धान की उपज बहुत होती थी, इसलिए स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब जो बंगाली थे उन्होंने अपनी भोजन सूची में प्रमुख मान लिया था। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। तो मंदिरों में भी ऐसी चीज़ें होती थी। आप देख सकते हैं ये एक मूर्ति बनी हुई है, ये घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करती हुई एक स्त्री है। तो ऐसे मंदिरों की दीवारों पर भी हमें चित्र मिलते हैं। ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में फिर ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण जो कि बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है। बृहद धर्म पुराण एक ग्रंथ रचा गया बंगाल में। उसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी थी। पहले तो ब्राह्मणों को अनुमति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनको फिर अनुमति मिलती गई। यूरोप में राष्ट्र राज्य का उदय कैसे हुआ? 18वीं शताब्दी का जब अंत आता है तो यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे कि यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के जो अंतिम दशक आता है तो लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के रूप में पहचानने लगे जैसे कि भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालय पाठ्य पुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियन लिखी जाने लगी। हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगरेनियन भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार की अन्य जो प्रक्रियाएं हैं उन्होंने लोगों को बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दिया था। तो ऐसे यूरोप में भी राष्ट्र राज्य का उदय हो रहा था। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आप इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स देखिए। शास्त्रीय जो हमने नृत्य की बात की थी, लघु चित्र, पीर और बोली, आप इसको मैचिंग करके देख सकते हैं। राजा का मैच करना उसके क्षेत्र के साथ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।